दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों अब तक की अपनी तमाम वीडियोस में हम सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट के लगभग सभी सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं और आज से हम यह देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा में इन सिद्धांतों से सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं। इसीलिए आज से हम सीटेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिद्धांतकारों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके सिद्धांतों से किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। तो दोस्तों आज और आने वाली कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं सीटेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पर अपना अध्ययन। दोस्तों मेरे पास 3 अलग अलग वर्षों के सीटेट के पेपर इस वक्त उपलब्ध हैं और उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। इस सवाल में जो पूछा गया है वह है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि जिगसॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? और इसके विकल्प है दोस्तों, 1 व्यक्तिगत वार्ता, 2 जोर से बोलना, 3 पाड़ या ढांचा और 4 आत्म केंद्रित वार्ता। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए एक बार इसके ऊपर हम जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो while working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Nazma says to herself, "Where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe." This kind of talk is referred to by Vygotsky as private speech. 2 है talk aloud, C scaffolding, D egocentric speech। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो वाइगोत्स्की के साथ के सोशियो कल्चर थ्योरी से पूछा गया है और जब इस तरीके की वार्ता बच्चा करता है तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वो एक प्राइवेट स्पीच हुआ, क्योंकि वाइगोत्स्की की थ्योरी में हमने देखा था कि पहले बच्चों की समस्या का समाधान बड़े उनके साथ मिलकर करते हैं, इसको इसका फोल्डिंग कहते हैं, लेकिन बाद में बच्चे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगते हैं, इसे इनर प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। दोस्तों इसी बात को प्याजे साहब ने भी अपने सिद्धांत में दिखाया था और इसे उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच के रूप में बताया था, लेकिन वो संदर्भ अलग था। वाइगोत्स्की साहब ने इसे जो बताया था वो प्राइवेट इनर स्पीच और इसका फोल्डिंग आदि रूपों में दिखाया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नज़्मा स्वयं अपने आप से बात कर रही है इसीलिए ये प्राइवेट इनर स्पीच है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर पहले से कुछ निशान लगे हुए हैं, इनकी तरफ आप कोई ध्यान नहीं देंगे क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पेपर चेक कराने के लिए देते रहते हैं, तो ये निशान उनके हैं जो उन्होंने लगाए थे या दूसरी तरीके से ये निशान लगाए गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजियन कंट्रास्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और इसके जो विकल्प है, 1 स्कीमा, 2 अवलोकन अधिगम, C अनुबंधन और 4 प्रबलन। इंग्लिश में इसको देखते हैं, स्कीमा, 2 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, C कंडीशनिंग और 4 री-इन्फोर्समेंट। तो इसका दोस्तों जो विकल्प नंबर 1 है स्कीमा, ये इस सवाल का जवाब है। स्कीमा के अंतर्गत प्याजे साहब ने बताया था कि अपने अनुभवों से बच्चे के दिमाग में जो अलग अलग ब्लॉक्स बन जाते हैं जिसमें आकर अनुभव जुड़ते रहते हैं उसको उन्होंने स्कीमा कहा था।
जबकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बेंडुरा साहब ने दिखाया था, कंडीशनिंग को हमने पेवलोव की थ्योरी में समझा था और री इन्फोर्समेंट को हमने जो BF स्किनर थे उनकी थ्योरी में समझा था। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, अर्थात इंटेलिजेंसी के बारे में ये क्वेश्चन है और इसके विकल्प है। 1. बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। 2. बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 3. बुद्धि एक सकारात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। और 4. बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं इस सवाल को क्या बोलता है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। 1. इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। 2. इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। 3. इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट। और 4. इंटेलिजेंस इज ए मल्टीपल डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है वो इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि इंटेलिजेंसी के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया था जब हमने इसका अध्ययन किया था हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का, कि वर्तमान समय में हम बहुआयामी बुद्धि की बात करते हैं जिसमें हर व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है और उसकी बुद्धि का क्षेत्र अलग हो सकता है। तो इस आधार पर इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है वह सही जवाब है। दोस्तों अब सवाल नंबर 12 की तरफ हम नजर डालते हैं। सवाल इस प्रकार है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिकृत या एकाधिकर समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। इंग्लिश में देखते हैं। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए और एन। इसके विकल्प देखते हैं दोस्तों। सृजनात्मक विचारक, 2 अभिसारिक विचारक, 3 अनम्य विचारक और 4 आत्म केंद्रित विचारक। इंग्लिश में हम देखते हैं क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर और ईगोसेंट्रिक थिंकर। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वो विकल्प नंबर 1 क्रिएटिव थिंकर है, क्योंकि क्रिएटिविटी वाली थ्योरी अपनी वीडियो में हमने देखा था कि क्रिएटिविटी उस इंसान के अंतर्गत होती है जो समस्या का बिल्कुल नए तरीके से समाधान ढूंढते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मेरे इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में उपलब्ध है, जिसमें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 अब हम देखेंगे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और इसके जो विकल्प है वो है। 1 अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। 2 अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 3 अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और 4 अधिगम प्रक्रिया विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों इंग्लिश में सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। 1 लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। 2 लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। 3 लर्निंग इज ए कंडीशन ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटिटिव एसोसिएशन। और 4 लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है वो इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि पियाजे और वाइकोस्की दोनों की थ्योरी का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि इन दोनों को कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी माना जाता था, क्योंकि इन दोनों का ही मानना था कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और इसमें जो बच्चे होते हैं वो स्वयं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में। तो इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर 4 है वो सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इंग्लिश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड पीरियड।
अर्थात ये वृद्धि एवं विकास वाले अध्याय से लिया गया है। अब हम इसके विकल्प को देखते हैं कि कौन कौन से इसके विकल्प हैं। ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। 3, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। 4, किशोरावस्था एवं वयस्कता। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। 2, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। 3, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। 4, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। दोस्तों, वृद्धि एवं विकास वाले अध्याय में हमने देखा था कि विकास की सबसे तीव्र दर जो होती है वो जन्म के शुरुआती वर्ष में अर्थात 0 से लेकर 1 वर्ष के दौरान होती है। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प ए है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, वो इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, आपसे बार बार अनुरोध मैं करता हूं कि ये जो सारी वीडियोस हैं मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आप सम्मानजनक अंक हासिल कर पाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में सीटेट की परीक्षा के दौरान। दोस्तों, सवाल नंबर 30 पर हम नजर डालेंगे। सवाल इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। इंग्लिश में यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। विकल्प है परिवार एवं पास पड़ोस। 2, परिवार एवं मीडिया। 3, विद्यालय एवं मीडिया। 4, मीडिया एवं पास पड़ोस। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों, फैमिली एंड नेबरहुड। 2, फैमिली एंड मीडिया। सी, स्कूल एंड मीडिया। और डी, मीडिया एंड नेबरहुड। दोस्तों, समाजीकरण वाले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जबकि विद्यालय और मीडिया जैसी जो संस्थाएं हैं वो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में बाद में शामिल होते हैं। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर 3 है, स्कूल एंड मीडिया, वह सही जवाब है। क्योंकि जब प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का पूरा हो जाता है, उसके बाद जब वो स्कूल जैसी संस्थाओं में एंटर करता है, तब जाकर स्कूल और मीडिया जैसी एजेंसियों का उसके जीवन में समावेश होता है। दोस्तों, सवाल नंबर 5 पर अब हम नजर डालेंगे और सवाल इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। और इसके विकल्पों के ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं दोस्तों। विकल्प है ए, जॉन बी वाटसन। बी, लेव वाइगोस्की। 3, जीन पियाजे। या 4, लॉरेंस कॉलबर्ग। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो पियाजे और वाइगोस्की दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाइगोस्की साहब की थ्योरी का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि वो एकमात्र ऐसे चिंतक थे जिन्होंने सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की बात की थी, अर्थात किसी व्यक्ति के विकास पर उसकी समाज और सांस्कृतिक तत्वों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इस सवाल का जो सही जवाब है वो विकल्प बी, लेव वाइगोस्की है। हालांकि पियाजे ने भी एक्टिव सीकर माना था बच्चों को, लेकिन उन्होंने इसे संस्कृति से नहीं जोड़ा था, बल्कि उन्होंने विकास को यूनिवर्सल माना था। उन्होंने विकास को क्योंकि यूनिवर्सल माना था और संस्कृति से इसको नहीं जोड़ा था, इसीलिए इस सवाल का जो एकमात्र जवाब बचता है वो वाइगोस्की साहब है। दोस्तों, सवाल नंबर 14 देखेंगे और सवाल इस प्रकार है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हाइंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सवाल को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? दोस्तों, इसके विकल्प हम देखते हैं। 1, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 2, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। 3, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। और 4, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दोस्तों, इंग्लिश में विकल्पों को देख लेते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। 2,
द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, 3 द सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेशन, 4 द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वह है विकल्प नंबर 4 दी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्योंकि दोस्तों जब हमने कोलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि पहली अवस्था में प्री कन्वेंशनल लेवल पर बच्चे ये मानते हैं कि उनको दूसरे सिखाते हैं कि चोरी करना पाप है और अगर चोरी की जाती है तो व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाला जा सकता है, और इसे बच्चे स्वयं के ऊपर आरोपित करके देखते हैं कि जो अनुभव उनका है वही सबका है। तो इस प्रकार इस विकल्प का जो जवाब 4 है वो सही जवाब है। नंबर 19 पर नजर डालेंगे। सवाल है पहले खालिस्तान, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय कक्षा में समान हो। इंग्लिश में देखते हैं, डैश इज द राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। और इसके विकल्प है बहुसांस्कृतिक शिक्षा, 2 समावेशी शिक्षा, 3 मुख्य धारा शिक्षा या 4 विशेष शिक्षा। और इसके जो इंग्लिश में विकल्प है दोस्तों वे है मल्टी कल्चरल एजुकेशन, 2 इंक्लूजन, 3 मेन स्ट्रीमिंग और 4 स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब 2 है इंक्लूजन, वो इस सवाल का सही जवाब है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि वर्तमान समय में हम 6 प्रकार के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं, और यह विचारधारा शिक्षा के इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हासिल है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से एक पूरा फोल्डर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस वहां अवेलेबल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 पर नजर डालेंगे। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। 1 अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, 2 एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, 3 एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया और 4 जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। दोस्तों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे हम। दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, ऑप्शन नंबर 1 ए चेंज इन बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, 2 एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, 3 पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक एंड 4 द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। दोस्तों इस सवाल का जो विकल्प नंबर 2 है एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर अर्थात एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, यह इस सवाल का सही जवाब है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को मिलाकर कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, और उन दोनों का ही यह मानना था कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में बच्चे स्वयं एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, और वाइगोत्स्की साहब ने दिखाया था कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विकल्प नंबर 2 एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ये इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर नजर डालेंगे। यह आज की इस वीडियो का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। सवाल इस प्रकार है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और विकल्प 1 है इसका, कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। 2 कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। 3 अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। और 4 कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके को अगर हम इंग्लिश में देखें तो सवाल इस प्रकार है दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, which of the following statements is correct in the context of this criticism? Number 1, Kohlberg has based his study primarily on a male sample. 2, Kohlberg has not given typical responses to each stage of moral reasoning. And 3, Kohlberg has duplicated Piaget's methods of arriving at his theoretical framework. And 4, Kohlberg's theory does not focus on children responses. दोस्तों इस सवाल का विकल्प नंबर 1 जो है वो इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि हमने कैरोल गिलिगन की थ्योरी में देखा था एथिक ऑफ केयर में कि कैरोल गिलिगन ने इसी आधार पर
कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की है कि कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के लिए सिर्फ यूरोप के व्हाइट मेल्स को चुना है और इसमें लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर ए है कि कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन ए मेल सैंपल, ये इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इन सारे सवालों के जवाब उन तमाम वीडियोस में छिपे हुए हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन किए हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले फोल्डर में जाइए, वहां सारी की सारी ये वीडियोस अवेलेबल है। आप एक एक वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, उनमें इन सारी बातों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो दोस्तों यह था हमारी पिछले कुछ वर्षों के सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस का अध्ययन। यह इस संबंध में पहली वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और सीटेट तथा दूसरे अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।